हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इसी पर स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आपसे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन था टीडीपी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। हमने इससे रिलेटेड आपको 3 वीडियो अपलोड किए हैं। देखिए दोस्त, एमसीक्यू को लेकर जो आपके कमेंट आते हैं, मैं आपसे कहता हूँ अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर चीज़ें पता रहेंगी, ये जो मैं आपको बताता हूँ, तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन एमसीक्यू के लगा जाएंगे। अगर मैं आपको 10 क्वेश्चन एमसीक्यू के दूंगा तो आप हो सके थे उसमें से अभी अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप उसमें से क्वेश्चन एक भी नहीं सही कर पाएंगे। ओके, तो उसका कोई मतलब नहीं पड़ेगा। और ये भी है कि 10 क्वेश्चन दो दिए जाएंगे, वो आपके 100% बिल्कुल नहीं है कि आपके पेपर्स में वही पूछे जाएं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट बता दिया जाएगा वो आपका 100% है कि इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कॉन्सेप्ट जानिए, क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक लग जाएंगे। हम बात कर रहे हैं पैरामीटर्स ऑफ लाइन की। पिछले वीडियो में हमने आपको यहाँ पर आर जो पैरामीटर होता है उसके बारे में बताया। इस वीडियो में एल और सी पैरामीटर के बारे में बताएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमने ये बताया कि जो आपकी सप्लाई यहाँ से आ रही है, इस साइड से सेंडिंग एंड से भेजी जा रही है और रिसीविंग एंड में आप इसको रिसीव कर रहे हैं। कहने का मतलब हमने ये बताया आपको कि जो आपका जीएस था, क्या था? जीएस। जीएस का मतलब क्या था दोस्त? जनरेटिंग स्टेशन, अर्थात जहां से सप्लाई बन रही है और भेजी जा रही है। अगर यहां से 11 केवी जो सप्लाई आपकी बन रही, इसको पहले क्या किया जाता है? 400 केवी में किया जाता है। कैसे? स्टेप अप ट्रांसफार्मर के माध्यम से। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के माध्यम से 11 केवी को 400 केवी में किया जाता है। और ये आपका क्या होता है? ये प्राइमरी आपका ट्रांसमिशन लाइन होती है जब 11 केवी को 400 केवी करते हैं। और जब इसी 400 केवी को जब हम 33 केवी में, इसी 400 केवी को जो हम 33 केवी में कन्वर्ट करते हैं, 1 मिनट दोस्त, जब इसी 400 केवी को हम 33 केवी में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है? ये सेकेंडरी ट्रांसमिशन होता है। लेकिन आप देखेंगे 400 से 33 हो गया तो ये वोल्टेज क्या हुआ? घट गया। तो यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। फिर इसी को क्या किया जाता है? 33 केवी को 11 केवी में किया जाता है। तो जब 33 को 11 केवी में किया जाता है तो इसे बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। और जब इसी 11 केवी को 415 वोल्ट में या फिर आपका 220 वोल्ट में किया जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है? ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और यही आपके घर में सप्लाई मिलती है 415 या 220 वोल्ट। ठीक है, 415 3 फेज के लिए, 220 वोल्ट सिंगल फेज सप्लाई के लिए। उसमें एक फेज और आपका एक न्यूट्रल वायर होता है, ये चीज आपको पता होगा। ठीक है, सिंगल फेज के लिए 220 वोल्ट और आपके 3 फेज सप्लाई के लिए 415 वोल्ट सप्लाई का यूज किया जाता है। जो आपके गांव में ट्रांसफार्मर लगा है वहां पर 11 केवी आता है, लेकिन आपको घर में कितनी सप्लाई मिलती है? 415 या 220 वोल्ट सिंगल फेज सप्लाई के लिए। उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे। लेकिन बात ये हो रही है कि जो ट्रांसमिशन हो रहा है उसमें आपका ये 3 पैरामीटर हैं। कौन कौन से? पिछले वीडियो में बताया था, उसके बारे में हम डिटेल करते हैं। आर एल सी बोले तो लाइन रेजिस्टेंस, लाइन इंडक्टेंस और लाइन कैपेसिटेंस। लाइन का इंडक्टेंस देखिए, वैसे तो रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है, इंडक्टेंस का मात्रक हेनरी होता है, कैपेसिटेंस का मात्रक फैराड होता है। लेकिन हमने पर किलोमीटर क्यों लिखा है? पर किलोमीटर क्यों लिखा है? रीजन ये है दोस्त कि आप ऐसे देखिए, आप अपने गांव में आसपास कहीं पर देखिए कि कोई जो आपका वायर है वो आपके खंबे के माध्यम से लगा हुआ है। ठीक है, तो वो क्या मीटर में थोड़ी उसको देखा जाएगा कि पर किलोमीटर है। कहने का मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस को जो मीजर किया जा रहा है कि पर किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर में कितना ओम है, कितना रेजिस्टेंस है। या फिर हम अगर इंडक्टेंस देखेंगे तो 1 किलोमीटर में कितना यहाँ पर इंडक्टेंस है, हेनरी पर किलोमीटर। ओके, या फिर अगर हम कैपेसिटेंस देखेंगे तो 1 किलोमीटर में कितना उस कंडक्टर के बीच कैपेसिटेंस है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, दो कंडक्टर के बीच जैसा आप देख रहे हैं कितना कैपेसिटेंस है, ये चीज आपको पता चलेगा। तो पर किलोमीटर के हिसाब से देखा जाता है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर इसको लाइन रेजिस्टेंस, लाइन इंडक्टेंस और लाइन कैपेसिटेंस कहते हैं पर किलोमीटर के हिसाब से, और यहाँ पर कुछ नहीं है। बात यहाँ पर आती है कि जो आपका आर एल सी है, इसमें ये महत्व है कि रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस ये दोनों सीरीज में होते हैं, और कैपेसिटेंस जो होता है ये दोनों कंडक्टर के बीच एयर गैप के कारण आपका कैपेसिटेंस आ जाता है। कैपेसिटेंस यहाँ पर आपके कंडक्टर में नहीं है, ये दोनों कंडक्टर के बीच जो एयर गैप होता है इन दोनों के बीच, उसी के कारण एयर गैप में क्या आ जाता है? आपका कैपेसिटेंस आ जाता है। वैसे पैरामीटर की बात करें तो पैरामीटर आपका आर एल सी और एक आपका क्या होता है? जी बोले तो इसको बोलते हैं दोस्त कंडक्टेंस, लेकिन ये बहुत कम होता है। ठीक है, और ये आपके सिलेबस के अंतर्गत है भी नहीं है, या फिर आप ये समझिए बहुत कम मात्रा में आपका होता है, इसलिए इसको हम यहाँ पर इग्नोर करते हैं।
यहाँ पर हम आर एल सी जो है आपका है, इसी की विशेष यहाँ पर हम बात करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर लिया इतनी दूर का कंडक्टर, तो यहाँ पर आर और यल इसमें आ गया। फिर हमने एक कंडक्टर लिया, आर और यल आ गया। मतलब पूरे कंडक्टर में आपको क्या देखने को मिलेगा, आर और यल, और दोनों कंडक्टर के बीच आपको कैपेसिटेंस सी देखने को मिलेगा। आप नीचे भी देखेंगे, चूंकि ये भी तो कंडक्टर है ना, तो उसमें भी आर और यल होंगे। सिंपल सी बात है। देखिए डीसी सप्लाई में केवल आप देखते हैं डीसी में केवल आर होता है, लेकिन जो एसी सप्लाई होती है उसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, ये तीनों चीज आपको देखने को मिलती है। चलिए अब यहां पर हम बात जो कर रहे हैं, देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ आर की मैं बात कर चुका हूं, इसलिए आप पहले उस वीडियो को देखिए तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाइए, प्लेलिस्ट ओपन करिए, एक एक वीडियो को देखिए, भागिए मत, एक एक पॉइंट को समझिए। ओके, और पिछला पीपी का जो हमने 15+ वीडियो पावर प्लांट इंजीनियरिंग का अपलोड किया, अगर आप उतना देख लेंगे तो कोई क्वेश्चन उससे एक भी बाहर आपका नहीं आने वाला, सब उसी के अंदर होंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ एल की बात करेंगे, बोले तो यहाँ पर एल का क्या महत्व है, एल का यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस है, आपके जो आपका ये कंडक्टर है इसमें जो आपकी ये एल है, इंडक्टेंस है, इसका इसमें क्या महत्व है ये समझना है। तो सबसे पहले इंडक्टेंस क्या है, इंडक्टेंस का फार्मूला होता है L = N phi अपॉन I। क्या होता है, L = N phi अपॉन I। N phi क्या है, N phi दोस्त आपका फ्लक्स है। N phi क्या है, फ्लक्स है, या इसे लिंकेज फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंकेज फ्लक्स कहते हैं। ये चीज अब ज्यादा डिटेल होगा, मैं ये कह रहा हूं कि आपको ये समझना है कि जो इंडक्टेंस है वो फ्लक्स अपान करंट का ही अनुपात, रेशियो होता है। कहने का मतलब जैसे कोई आपका ये कंडक्टर है, उसमें करंट आई फ्लो हो रही है, तो उस कंडक्टर में आई करंट के फ्लो होने के कारण इस कंडक्टर के चारों तरफ क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पर जो एन आपको दिख रहा है, अगर आपका देखिए कॉइल की अगर हम बात करें तो उसमें नंबर ऑफ टर्न होंगे इस प्रकार से, तो ये आपका नंबर ऑफ टर्न हो गया, और इसमें आई करंट आपकी फ्लो हुई। आई करंट जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में, जिसे आप धारावाही चालक कहते हैं, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो उसके चारों तरफ क्या बन जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके चारों तरफ आपकी मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी बन जाएगी, फ्लक्स जिसे आप कहते हैं, जब फ्लक्स बन जाएगी और नंबर ऑफ टर्न है, तो ये आपका एन फाई, और करंट जो फ्लो हो रही है उसमें आई, एन फाई अपॉन आई का रेशियो जो होता है एल, बोले तो इंडक्टेंस होता है। तो आपको याद हो गया होगा, मैंने तरीका बता दिया कि जब किसी कॉइल में, या आप कह सकते हैं जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में, या जब किसी धारावाही चालक में आई करंट फ्लो होती है, इसमें नंबर ऑफ टर्न तो एन है भाई, ये जो आपका एक घुमाव है, घुमाव को ही टर्न कहते हैं। तो एक टर्न, दो टर्न, तीन टर्न, इस प्रकार से है। हम मान लेते हैं एन टर्न है, ठीक है, हमें पता नहीं कितने हैं, तो आप मान लीजिए एन टर्न है। तो यहां पर आई जो करंट इस कंडक्टर में फ्लो हो रही, तो नंबर ऑफ टर्न एन है। तो जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट आई फ्लो होती है तो उसके चारों तरफ क्या बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड, अर्थात फ्लक्स आ जाता है, और ये फ्लक्स हो गया एन फाई। अब टोटल फ्लक्स की बात करेंगे, जैसे एक की बात करेंगे तो फाई है, लेकिन टोटल की बात करेंगे तो सभी नंबर ऑफ टर्न की बात करेंगे, तो इसलिए एन से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो एन फाई क्या हो गया, टोटल फ्लक्स हो गया इस कॉइल में, अपान आई कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें इंडक्टेंस कितना है इसका, अर्थात एल बराबर एन फाई अपान आई। किसी भी करंट कैरिंग कॉइल का आपका इंडक्टेंस पता चलता है कि एन फाई अपान आई के रेशियो से। उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एक आपका यहां पर साइड में हमने लिखा है एक्सेल। एक्सेल का मतलब क्या होता है, एक्सेल है इंडक्टिव रिएक्टेंस। देखिए मेरे दोस्त, आपको मैं बताना चाहूंगा, जो आपका रेजिस्टेंस होता है, एक रेजिस्टेंस होता है, एक आपका क्या होता है, इंडक्टेंस होता है, और सी कैपेसिटेंस होता है। लेकिन यहां पर आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि आपने फार्मूला पढ़ा कि रेजिस्टेंस, देखिए रेजिस्टेंस में क्या होता है, एक इंपीडेंस होता है, एक रेजिस्टेंस होता है, और आपका एक रिएक्टेंस होता है। और रिएक्टेंस में दो पार्ट होते हैं, एक आपका एक्सेल होता है, दूसरा आपका एक्सी होता है। एक्सेल क्या है, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, अर्थात जो आपकी कॉइल में करंट फ्लो हो रही है उसमें जो उसका विरोध कर रहा है वो कौन है, वो एक्सेल है। और एक्सी क्या है, एक्सी क्या है, ये भी एक, देखिए मेरी बात समझिए, ये तीनों रेजिस्टेंस हैं, ये तीनों क्या है, रेजिस्टेंस हैं। अगर तीनों का पूछा जाए यूनिट क्या है तो सभी का ओम है। ओके, आपसे जो पूछा जाए ओम है, हम कह रहे हैं ये तीनों आपके रेजिस्टेंस हैं, लेकिन किस किस में रेजिस्टेंस है ये समझना जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर जो एक्स है, ये एक्स आपके दो टाइप के हैं, एक एक्सेल है, एक एक्सी है। एक्सेल आपका जो कॉइल होता है, जो कॉइल है उसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसका जो विरोध कर रहा है वो एक्सेल है।
ओके और जो एक्सी है वो आपके कैपेसिटर में जो करंट फ्लो हो रही है उसको विरोध करने वाला कौन है, वो एक्सी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे एक्सएल और एक्सी, तो ये क्या है, ये एक प्रकार का रेजिस्टेंस ही है। तो वहां पर हम बात कर रहे हैं किसका, हम बात कर रहे हैं कॉइल की पहले। तो कॉइल में जो आपका इंडक्टेंस है उसमें आएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। कौन आएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसे आप एक्सएल कहते हैं। अगर एक्सी होता तो इसे कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसका आगे बात करेंगे। अब देखिए पहला पॉइंट समझते हैं कि जो सिग्निफिकेंस आर एल है, सिग्निफिकेंस एल है, अगर हम इसके वैल्यू को बढ़ाते हैं तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा यहां पर, ये समझिए। चलिए पहला पॉइंट, इंपीडेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये समझते हैं। तो देखिए दोस्त, इंपीडेंस का हमने फार्मूला आपको क्या बताया था, Z इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। कहने का मतलब आपका फार्मूला होता है Z इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब x की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, x की जगह पर हम लिख सकते हैं Z इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। इस x हमने बताया ना, x कितने टाइप के, टू टाइप, एक्सएल और एक्सी। तो अगर हम x की सही यहां पर बात करें तो उसको लिख सकते हैं एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। हमें आप बताइए ये कि यहां पर एक्सएल और एक्सी की जो बात हो रही है ये आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, और हम बढ़ा रहे हैं इंडक्टेंस। तो अब पहले पता करना पड़ेगा यहां पर एक्सएल में क्या रिलेशन है, एक्सएल में इसके बीच क्या रिलेशन है। तो सुनिए हमारी बात को, अब ध्यान से सुनिएगा। हमने इस पॉइंट को कहां पर लिखा है, इसको मैं मेंशन करता हूं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, यहां पर लगता है मैंने नहीं लिखा, लेकिन मैं बताता हूं आपको। सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। आपको मैंने बताया कि यहां पर एक्सएल का मान कैसे बढ़ेगा तो जेड का मान कैसे बढ़ेगा। सुनिए, आपको पता है एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल, होता है। तो एक्सएल बराबर जब ओमेगा एल होता है तो इसकी जगह पर अगर आप 2πf लिखना चाहते हैं तो आप समझने के लिए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या आप ओमेगा ही रखिए। अगर आपको एक्सएल बराबर ओमेगा एल पता है और हम बात कर रहे हैं इसी एल की अर्थात इंडक्टेंस की, अगर इसकी वैल्यू को बढ़ा देंगे तो क्या एक्सएल की वैल्यू नहीं बढ़ जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम एल की वैल्यू बढ़ाएंगे तो आपके एक्सएल का मान बढ़ जाएगा। अगर एक्सएल का मान बढ़ जाएगा तो इस फार्मूले में देखिए यहां पर एक्सएल का मान बढ़ गया तो आपके जेड का मान बढ़ जाएगा, अर्थात इंपीडेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो क्या आप समझ पा रहे हैं हमारे कहने का मतलब दोस्त, यहां पर एल का क्या इफेक्ट इस लाइन पर पड़ रहा है वही हमें निकालना है। तो हमारा जो फार्मूला था वो इंपीडेंस का था जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। हमें बात करना है एक्सएल की, एक्सी की नहीं। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं कॉइल की। अगर कैपेसिटर की बात करेंगे तो एक्सी की बात करेंगे। तो यहां पर एक्सएल यहां पर बढ़ रहा है कि घट रहा है, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? क्योंकि हमें एक्सएल का एक फार्मूला पता है, एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल। अब यहाँ एल क्या है, इंडक्टेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो अगर एल का मान बढ़ता है, ठीक है, अगर हम एल के मान को बढ़ाते हैं तो एक्सएल का मान बढ़ जाएगा। अर्थात आपके कंडक्टर में अगर एल का मान ज्यादा होगा, आपका एल का मान ज्यादा होगा इंडक्टेंस, तो एक्सएल का मान बढ़ जाएगा। अगर एक्सएल का मान बढ़ गया तो आपका जेड का मान बढ़ जाएगा। तो अर्थात इंपीडेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा, इंपीडेंस बढ़ जाएगी तो पावर फैक्टर क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट, पावर फैक्टर क्या होगा। पावर फैक्टर क्या होता है आप सभी को पता है, cos फाई इक्वल टू क्या होता है, R बाई जेड। अगर आपका इंपीडेंस का मान यहां पर इंपीडेंस का मान cos फाई आपका घट जाएगा। यहां पर ये मिस्टेक लिखा हुआ है, मिस्टेक क्या लिखा हुआ है ये सिंपली आप समझ सकते हैं कि अगर z का मान यहां पर बढ़ रहा है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये आपका घट जाएगा। इसका यहां पर एरो नीचे होना चाहिए, मैंने ऊपर कर दिया, ठीक है, मैक्सिमम ऊपर थे तो ऊपर ये भी लग गया। तो यहां पर ये समझना था कि यहां पर जो z है, z का मान क्या हो रहा है, यहां पर बढ़ रहा है। अगर z का मान बढ़ेगा तो cos फाई का मान घटेगा। कहने का मतलब अगर आपके कंडक्टर में इंडक्टेंस का मान बढ़ेगा तो पावर फैक्टर का मान घटेगा। पावर फैक्टर घटने का मतलब यहां पर ये कैसा पावर फैक्टर होगा, लैगिंग पावर फैक्टर। तो इंडक्टेंस के कारण आपके कंडक्टर में जो पावर फैक्टर होगा वो लैगिंग पावर फैक्टर। देखिए पावर फैक्टर आपके टू टाइप्स के होते हैं, आप सभी को पता होगा, एक आपका लैगिंग होता है और दूसरा आपका क्या होता है, लीडिंग होता है। ठीक है, लैगिंग और लीडिंग दो होते हैं। तो यहां पर क्या है कि ये आपका पावर फैक्टर लैगिंग है। अगर हम कैपेसिटेंस में जाएंगे तो उसमें लीडिंग होगा, उसको आगे हम बात करते हैं। अगर दोस्त यहां पर अगर आपका इंपीडेंस का मान बढ़ता है तो नेक्स्ट आपका वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा।
वोल्टेज ड्रॉप का फार्मूला क्या होता है, V I इंटू जेड। अगर हम टोटल यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप की बात करें तो V I इंटू जेड है। अगर जेड का मान तो बढ़ ही रहा है भाई, जेड का मान अगर एल की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो एक्सएल का मान बढ़ रहा है, एक्सएल के मान के बढ़ने से क्या हो रहा है, आपके जेड का मान बढ़ रहा है, और जेड का मान बढ़ेगा तो वी का मान भी बढ़ेगा। वी का मतलब यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप आपका बढ़ेगा। अगर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, अगर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा तो जो आप रिसीविंग एंड पर होगा वो ऑलवेज सेंडिंग एंड से क्या होगा, वोल्टेज कम होगा। समझ पा रहे हैं, मतलब जब हमारा यहाँ से हमने सप्लाई दिया, इस साइड से जो हमें सप्लाई इस कंडक्टर से इस साइड से इधर से सेंड किया गया और इधर रिसीव किया गया, ओके, यहाँ से रिसीव किया गया, हमें जब यहाँ पे से 100 भेजा गया, हमें 90 मिला, तो 10 जो लॉस हुआ तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ, 10 का लॉस हो गया। तो हमें पूरा कहाँ मिला, तो इसका मतलब यहाँ पर 10 लॉस हो चुका है, ओके। तो यहाँ पर जो 10 लॉस हो रहा है वही क्या है, वोल्टेज ड्रॉप है, या कहें आप पावर लॉस है, ठीक है। पावर लॉस भी आगे हम बात करेंगे। तो ये वोल्टेज ड्रॉप, पावर लॉस जो होते हैं, कुल मिलाकर जो लॉस होते हैं वो आपका जितना इनपुट पर देते हैं आउटपुट पर नहीं मिलता, और ये सब लॉसेस के कारण होते हैं। तो आपको ऑलवेज याद रखना है कि जो आपको सेंड जितना किया जाएगा उतना आपको नहीं मिलेगा, अर्थात सेंडिंग एंड का वोल्टेज रिसीविंग एंड से वोल्टेज से क्या होगा, ऑलवेज अधिक होगा। इधर तो अधिक होगा, अगर आप इधर 11 kV भेजते हैं तो इधर आप मान के चलिए आपको यहां पर कह सकते हैं 11 kV, तो ये आपको 415 वोल्ट जैसे मिल रहा है, ठीक है। वो तो आपको अच्छा सप्लाई हो गई, वो दूसरी बात हो गई। कहने का मतलब मैं ये बात कर रहा हूं कि जैसे कि आप यहां पर 100 भेज रहे हैं तो आपको 80 मिल रहा है, तो कम हो रहा है ना, कम कहां जा रहा है, ये 20 कहां जा रहा है, इन दोनों के बीच जो गैप हो रहा है 20 का, जो आपका डिफरेंस आ रहा है 20 लॉसेस में जा रहा है, ठीक है। तो ऑलवेज आपको याद रखना है कि रिसीविंग जहां पर आउटपुट है वो कम मिलेगा, सिंपल सी बात है। 100% कुछ नहीं होता है, ठीक है, आइडियली कुछ चीजें नहीं होती हैं, तो इसीलिए यहां पर आपको जितना भेजा जाएगा उतना नहीं मिलेगा। और पॉइंट क्या है, अब बात करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन की। वोल्टेज रेगुलेशन क्या है दोस्त, वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब हमने यही बताया कि जो आपका, जैसे कि हमने यही बार बार एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं इस चीज को कि आपको यही चीज समझ में आ जाए। एक ही एग्जांपल, अलग अलग एग्जांपल लेंगे तो कंफ्यूज होंगे। अगर हम यही करेंगे वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब 100 वोल्ट भेजा जा रहा है तो हमें आउटपुट में भी 100 वोल्ट मिले, 100 वोल्ट मिले, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये आइडियल कंडीशन है। प्रैक्टिकली बात करें तो हमें मान के चलिए कि हमें ये 95 वोल्ट तक मिलता है, ठीक है। 95 का क्या हो गया, पावर लॉस हो गया या वोल्टेज ड्रॉप हो गया। तो यहां पर जो वोल्टेज में ये क्या आ रहा है, रेगुलेशन ही तो आ रहा है। अगर ये वोल्टेज में कम और ज्यादा, कभी 90, कभी 95, कभी 98, ये वोल्टेज में क्या हो रहा है, रेगुलेशन, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो यहां पर कहना चाहेंगे वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, अगर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा तो वोल्टेज रेगुलेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसे कहते हैं पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज, पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन आपके लिए अच्छा नहीं है, बात समझिएगा, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन होना एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन पॉजिटिव इसलिए कह रहे हैं चूंकि ये बढ़ रहा है इसलिए पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन है, लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं है। चूंकि वोल्टेज ड्रॉप होना, भाई सिंपल सी बात है, अगर हम 100 रुपए की चीज है और हमें 100 रुपए की चीज पैसा देने पर 100 रुपए देने पर 100 रुपए चीज नहीं मिल रही, इसका मतलब हम सही नहीं है। अगर हमने 100 रुपए दिया तो हमें 100 रुपए का सामान मिल जाना चाहिए, अर्थात हम 100 रुपए दे रहे हैं और अगर 90 रुपए का मिल रहा है तो इसका मतलब 10 रुपए का हमें लॉस हो रहा है, और जो लॉस हो रहा है वही क्या है, वोल्टेज ड्रॉप है या पावर लॉस है। तो यहां पर यह समझना है आपको कि जितना आप दे रहे हैं उतना आपको मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब उसमें वोल्टेज रेगुलेशन या पावर लॉस, वोल्टेज ड्रॉप, इन सभी चीजों के कारण उसमें लॉस हो रहा है, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन केवल किस पे डिपेंड करता है दोस्त, आपके वोल्टेज ड्रॉप पे डिपेंड करता है। तो यहां पर इसका फार्मूला आगे हमने ये भी लिख दिया, Vs माइनस VR अपॉन VR। Vs क्या है, मैंने बताया था आपको, जो सेंडिंग का वोल्टेज है, जैसे ये आपकी लाइन है, इधर से सेंड किया गया, इस साइड में रिसीव किया गया, तो सेंडिंग का वोल्टेज माइनस रिसीविंग का वोल्टेज अपॉन रिसीविंग का वोल्टेज, ठीक है। अगर परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन निकालेंगे तो 100 का कर देंगे मल्टीप्लाई, तो Vs माइनस VR अपॉन VR इंटू 100, ये आपका क्या हो गया, वोल्टेज रेगुलेशन। अगर ये आपका जो है ये वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप कैसे भाई, सेंडिंग का जो वोल्टेज है, ठीक है, और ये रिसीविंग का जो वोल्टेज है, इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो वही तो वोल्टेज ड्रॉप आएगा। अगर आपने सेंडिंग से 100 भेजा है और आपने रिसीविंग में 90 आपने
क्या किया 90 रिसीव किया, तो इन दोनों का जो अंतर है वो कितना आया 10। तो ये जो इन दोनों का अंतर आया वो कितना आया 10। तो 10 क्या हुआ, ये 10 वोल्टेज ड्रॉप हुआ। क्या हुआ, वोल्टेज ड्रॉप। तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप का क्या मान होगा, बढ़ेगा, वोल्टेज रेगुलेशन भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पावर लॉस क्या होगा, तो पावर लॉस यहाँ पर दोस्त जीरो होता है। पावर लॉस यहाँ पर क्या होता है, जीरो। अगर अच्छा मैं यहाँ पर बार बार पावर लॉस की बात कर रहा था, तो यहाँ पर सिंपली ये समझिए पावर लॉस यहाँ नहीं, यहाँ पर केवल वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। अच्छा हम ये क्यों कह रहे हैं, पावर लॉस का दोस्त जो फार्मूला होता है P बराबर I स्क्वायर R होता है, P बराबर I स्क्वायर R होता है। यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पर क्या होता है रेजिस्टेंस, ना कि इंपीडेंस होता है। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है इसके कारण यहाँ पर रेजिस्टेंस की तो यहाँ पर बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर आपसे किसकी बात की जा रही है, यहाँ पर इंडक्टेंस की बात की। इंडक्टेंस इसमें है नहीं, तो इसमें क्या होगा, पावर लॉस आपका नहीं होता है। इसमें पावर लॉस नहीं होता, ये पावर को उल्टा स्टोर करता है। उसका फार्मूला पिछले वीडियो में बताया था, अभी भी आपको बताने वाला हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको, इंडक्टेंस के कारण कोई पावर लॉस यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर होता क्या है, वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, इफिशियंसी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर लॉसेस बढ़ेगा, अगर लॉसेस बढ़ेगा तो इफिशियंसी आपकी घटेगी। लॉसेस का मतलब यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ये एक प्रकार का लॉस ही है। ये वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा है V बराबर I इंटू जेड जो है, इंपिडेंस बढ़ रहा है तो वोल्टेज का मान बढ़ रहा है। इसके कारण क्या, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ रहा है। वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा तो लॉस बढ़ेगा, और जब ये लॉसेस बढ़ेगा तो आपकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इफिशियंसी का फार्मूला क्या होता है, आउटपुट अपान इनपुट, आउटपुट और अपान इनपुट। इनपुट की जगह पर, इनपुट की जगह पर जो हमें प्राप्त हो रहा, इनपुट जो हमने दिया उसकी जगह तो हम लिख सकते हैं ना कि आपको आउटपुट पर जो प्राप्त हुआ प्लस उसमें रास्ते में क्या लॉस हुआ, ये दोनों का योग ही तो इनपुट होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिख दिया इनपुट के नीचे की जगह आउटपुट प्लस लॉस। ये आपका जब लॉस बढ़ेगा तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला इंडक्टेंस एनर्जी, जो आपका इंडक्टर है उसमें जो एनर्जी स्टोर करता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने फिर से मिस्टेक लिखा है, ये आपका हाफ CV स्क्वायर नहीं, हाफ CV स्क्वायर, यहाँ पर इंडक्टेंस की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हाफ LI स्क्वायर होता है ना दोस्त, हमने बताया था। ठीक है, यहाँ पर आज पता नहीं कैसे मिस्टेक यहाँ पर बहुत लिख गया है, इसको कोई बात नहीं। ये आपका जो फार्मूला होता है वो हाफ LI स्क्वायर होता है। ठीक है, इंडक्टेंस होता है, I करंट होती है। तो हम बात कर रहे हैं इंडक्टेंस की, तो उसमें इंडक्टेंस तो होना जरूरी है ना, तो इसलिए हाफ LI स्क्वायर होता है। जो हाफ CV स्क्वायर है ये आपके कैपेसिटेंस की एनर्जी होती है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। आगे चाहिए अगर पॉइंट की बात करें तो सिग्निफिकेंस ऑफ C आ जाता है, कैपेसिटेंस C। अब यहाँ पर बात करें सबसे पहले पावर लॉस की, तो देखिए दोस्तों पावर लॉस का यहाँ पर फार्मूला होता है, यहाँ पर पॉइंट, एक मिनट, यहाँ से आपका स्टार्ट है। ओके, कैपेसिटेंस का सबसे पहले हम जानते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है। तो हमने आपको बताया, जैसे कि आपका हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस बताया, इंडक्टिव रिएक्शन तो होता है XL बराबर ओमेगा L और XC बराबर होता है 1 अपान ओमेगा IC। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हो तो ये चीज़ें आपको पता होगी कि इतना तो आपको है कि ये बेसिक के जो फार्मूले होते हैं, XL बराबर ओमेगा L, XC बराबर 1 अपान ओमेगा C, ये चीज़ आपको पता है। अगर यहाँ पर हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करें तो XC बराबर 1 अपान ओमेगा C जो है, अगर यहाँ पर C कैपेसिटेंस का मान, C का मान अगर हम बढ़ाते हैं तो XC का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। C का मान बढ़ा दीजिए, XC का मान घट जाएगा। तो वही फार्मूला हमने लिखा है, XC बराबर 1 अपान ओमेगा C, और ओमेगा की जगह पर आप 2 पाई f लिख सकते हैं। ओमेगा क्या है, ओमेगा आपका यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी जो है उसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, 2 पाई f। f क्या है, फ्रीक्वेंसी, तो 1 अपान 2 पाई FC, ये मैक्सिमम स्टूडेंट को पता होगा। तो यहाँ पर जो आपका होता है दोस्तों फार्मूला XC बराबर 1 अपान 2 पाई FC, इसमें क्या है, हम ये कह रहे हैं अगर C के मान को बढ़ा दें तो XC का मान कम हो जाएगा। अगर XC का मान कम हो जाएगा तो इससे क्या होगा, इससे नेक्स्ट इंपिडेंस देखते हैं। इंपिडेंस का फार्मूला भी हमने आपको बताया था, Z इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अगर आपका XC का मान बढ़ेगा, ध्यान से देखिए, बढ़ेगा नहीं घटेगा, अगर XC का मान आपका घटेगा, XC का मान अगर आपका घटता है तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, XC का मान घटेगा तो आपके Z का मान भी घट जाएगा। सिंपल सी बात है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर XC का मान घटता है तो आपके यहाँ पर Z का मान भी घट जाएगा। आपको यहाँ पर ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, बस आप इतना समझिए कि Z
और एक्सी ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एक्सी का मान घटेगा तो यहाँ पर जेड का मान घटेगा। और जेड का मान क्यों घटेगा या एक्सी का मान क्यों घटेगा? क्योंकि जो आपका कैपेसिटेंस सी है उसको हम बढ़ा रहे हैं तो एक्सी का मान घट रहा है, सो जेड का मान भी घटेगा। तो पहला पॉइंट, इसमें इम्पीडेंस का मान क्या होता है? कम होता है, और रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों में बढ़ता है। चलिए पावर फैक्टर की बात करें तो cos फाई बराबर आर बाई जेड होता है, cos फाई बराबर आर बाई जेड होता है, सभी को पता है। अगर जेड का मान घटेगा, अगर जेड का मान घटेगा तो पावर फैक्टर का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पावर फैक्टर का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि पावर फैक्टर इसमें बढ़ रहा है, और पावर फैक्टर इक्वल टू आप लिख सकते हैं आर इक्वल टू आर बाई जेड जो लिख रहे हैं इसको लिख सकते हैं आर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये जेड बराबर ये फार्मूला पुट कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट ये समझना था कि इंपीडेंस क्या होता है, इसमें कम होता है आपके कैपेसिटर के कारण, और आपका पावर फैक्टर का मान बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर वोल्टेज रेगुलेशन की बात करें तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन भी कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। वोल्टेज ड्रॉप कैसे कम होगा? यहाँ पर मैंने लिखा, अगर वोल्टेज ड्रॉप का फार्मूला है V इक्वल टू आई इंटू जेड, जेड का मान क्या हो रहा है यहाँ पर? कम। अगर जेड का मान कम हो रहा है तो आपका वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा? कम। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोस्तों। V बराबर आई इंटू जो जेड आप देख रहे हैं, इसमें जेड का मान कम हो रहा है तो V का मान भी कम होगा। V क्या है? वोल्टेज ड्रॉप। तो अगर वोल्टेज ड्रॉप आपका कम हुआ तो वोल्टेज ड्रॉप, ये पूरा क्या है? ये वोल्टेज ड्रॉप ही तो है। वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है वोल्टेज ड्रॉप बटे वी आर हमने लिखा है। यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप की ही जगह पर हमने वी एस माइनस वी आर लिख दिया ऊपर। ठीक है, वी एस माइनस वी आर, और नीचे आपका वी आर है। तो ये जो ऊपर पॉइंट आप देख रहे हैं ये वोल्टेज ड्रॉप है। अगर ये पूरी वैल्यू आपकी, ये पूरी की पूरी वैल्यू कम होती है तो ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेशन भी कम हो जाएगा, अर्थात कम से कम रेगुलेशन होगा। अर्थात जो आप आउटपुट से इनपुट पे जा रहा है उसमें फ्लक्चुएशन जो होता है वो बहुत कम होता है। समझ रहे हैं ना? फ्लक्चुएशन मतलब समझ रहे हैं, जैसे आपका यहाँ पर जैसे आपको यहाँ पर 90 वोल्ट मिल रहा है तो कभी आपका 80 वोल्ट होता है, कभी 85 वोल्ट होता है। तो ये क्या होता है? फ्लक्चुएशन होता है, कम ज़्यादा आगे पीछे हो रहा है। तो ये कम से कम फ्लक्चुएशन का मतलब बहुत ज़्यादा होगा तो 90 से यहाँ पर 88 या कम से कम वोल्टेज रेगुलेशन होगा, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होने वाला। तो वो क्या होगा? कैपेसिटर के कारण तो वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। अगर वोल्टेज ड्रॉप कम तो जो वोल्टेज रेगुलेशन है, जो इनपुट से आप दे रहे हैं आउटपुट पर मिल रहा है, वो बहुत कम वोल्टेज में रेगुलेशन होगा। इसीलिए कहते हैं इसको निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन। क्यों? क्योंकि ये आपका घट रहा है। इंडक्टेंस में पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन। क्यों? क्योंकि इसमें वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए सिग्निफिकेंस ऑफ आर में और देखते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ में अगर पावर लॉस की बात करें तो इसमें पावर लॉस होता है। पावर लॉस कितना होता है? P बराबर आई स्क्वायर आर, आपको फार्मूला पता है। P बराबर आई स्क्वायर आर आपको फार्मूला पता है। इसमें होता क्या है दोस्त? इंडक्टेंस के कारण करंट का मान घटता है। करंट का मान घटता है, जो आपकी यहाँ पर करंट होती है, जो आपके इस कंडक्टर में करंट, अगर प्राइमरी करंट की बात करें तो वो आपकी क्या होती है? कम होती है। सो पावर लॉस भी कम होता है। मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस से मतलब हमारा नहीं है, हमें करंट से मतलब है। करंट का मान घटेगा सो आपका पावर लॉस घट जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इफिशियंसी की बात करें, इफिशियंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इफिशियंसी आउटपुट अपॉन इनपुट, इनपुट में क्या आप आउटपुट प्लस लॉसेस लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपका लॉसेस क्या होगा? लॉसेस अगर आपका कम होता है तो आपकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लॉसेस कहाँ पर कम हो रहा है? सिंपली आप देख सकते हैं पावर लॉस कम ही तो हो रहा है, करंट का मान घट रहा है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पावर लॉस भी घटेगा। अगर पावर लॉस का मान घटेगा, पावर लॉस का मान घटेगा, ये कम होगा तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इफिशियंसी क्या हो जाएगी? बढ़। तो यहाँ पर इफिशियंसी में इंप्रूवमेंट होता है, अर्थात यहाँ पर क्या होता है? इंप्रूवमेंट होता है आपकी इफिशियंसी में। ओके, अगर इसकी बात करें कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव एनर्जी की, तो होता है हाफ CV स्क्वायर और जूल। क्या होता है? एनर्जी है तो भाई जूल है। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है हाफ CV स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको सदैव ध्यान रखिएगा। ये फार्मूला आपको बहुत रूप में दिख सकते हैं। हाफ CV स्क्वायर दिख सकता है, या आपको हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी दिख सकता है। ओके, या फिर एक फार्मूला और क्या बन सकता है, चूंकि क्यू बराबर सी इंटू वी होता है, इसी में यहाँ पर सी को कभी रखा जाता है, कभी वी को रखा जाता है, तो उसी फार्मूले से यहाँ पर निकाल लिया जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर आप रिलेशन एक निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर एक आपका रिलेशन अगर आप निकालना चाहेंगे तो अगर हम क्यू की जगह पर सी स्क्वायर वी स्क्वायर लिखते हैं उसका कोई मतलब नहीं होगा। सी की जगह पर हम क्यू इंटू वी लिखते हैं, सी की जगह पर क्यू और v लिखते हैं अगर हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त? हाफ हो जाएगा।
ठीक है, सी की जगह पर हम क्यू और वी लिखते हैं तो ऊपर आपका क्यू होगा और नीचे आपका सी होगा, तो हाफ क्यू बाई सी भी आपका एक फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, हाफ क्यू बाई सी बन रहा है कि नहीं दोस्तों, एक मिनट देख लेते हैं। यहाँ पर सी की जगह पर अगर क्यू बाई वी रखते हैं तो यहाँ पर क्यू अपान वी नहीं, हाफ सी वी क्यू वी हो जाएगा, हाफ क्यू वी। ठीक है, कोई मतलब नहीं, मेरा समझाने का यहाँ पर मतलब था। ठीक है, अभी सॉल्व करेंगे तो वही आएगा। कुल मिलाकर हाफ सी वी स्क्वायर रखेंगे, क्यू बराबर सी वी आपका फार्मूला होता है, उसी में बार बार पुट करके आप फार्मूले अदर देख सकते हैं। बात यहाँ पर समझने था कि एनर्जी क्या करता है, ये आपका एनर्जी को स्टोर करता है। कौन? कैपेसिटेंस आपके एनर्जी को स्टोर करता है। मैंने पिछले वीडियो में आपके बहुत क्वेश्चन पूछे थे और बहुत से क्वेश्चन का आंसर भी स्टूडेंट ने दिया है। इसी को लेकर बहुत से स्टूडेंट ने कमेंट किया था। कमेंट का मतलब उन्होंने अपना आंसर बताया था, चूंकि हमने 4-5 क्वेश्चन उनसे पूछे थे कि अगर आपका रेजिस्टेंस का मान बढ़ता है तो इससे इम्पीडेंस, इफिशियंसी, पावर फैक्टर पर, इन सभी पर, वोल्टेज रेगुलेशन, इन सब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं जैसे नेम लूँ, अगर पहले तो यहाँ पर एक स्टूडेंट के यहाँ पर इन्होंने कमेंट भी किया और साथ में इन्होंने इंस्टाग्राम पर भी फोटो को क्लिक करके भेजा, अर्थात इन्होंने अच्छी से नोट्स बनाई। इनका नाम है सुरजीत कुमार। ओके, सुरजीत कुमार जी ने यहाँ पर अपना पूरा बताया है कमेंट करके इन्होंने। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक दोस्त, आप इसी तरह स्टडी करते रहें। नेक्स्ट आपके सुजीत कुमार जी ने बता दिया। नेक्स्ट यहाँ पर अगला स्टूडेंट, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर प्रेमचंद्र जी ने यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर इन्होंने पूरा यहाँ पर पूरे का वीडियो को देखा, तभी यहाँ पर इन्होंने, मतलब लास्ट में हमने क्वेश्चन से आपसे पूछा था, अभी भी आपसे क्वेश्चन कुछ पूछूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेमचंद्र जी ने पूरा अपना कमेंट करके बताया। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगला यहाँ पर अगली स्टूडेंट है यहाँ पर श्रद्धा भारती। इन्होंने पूरा का पूरा यहाँ पर 5 से 6 यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, हाँ 5 से 6 जो जितना पूछा था, इन्होंने पूरा का पूरा यहाँ पर आंसर को दिया है। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में इनके कमेंट को भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर और स्टूडेंट की, तो यहाँ पर हाँ हाकिम सिंह जी ने भी पूरा कमेंट किया है यहाँ पर। ठीक है, हाकिम सिंह जी ने भी पूरा कमेंट किया है। चलिए, अभी इतने स्टूडेंट, हो सकता है एक दो स्टूडेंट का ना दिखा हो। ठीक है, चलिए, तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप पूरे वीडियो को अगर देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो कमेंट में लिखेंगे तो आपको याद होगा, प्लस आप नोट्स बनाएं। इंस्टाग्राम पर जैसे सुरजीत ने भेजा भी, प्रेमचंद ने भी इंस्टाग्राम पर उन्होंने भेजा था, उन्होंने अच्छे से नोट्स बनाई है, जिससे आपको आगे इसका बेनिफिट 100% मिलेगा। ठीक है, आज के वीडियो में आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। पहला क्वेश्चन ये होगा कि आपका अगर इंडक्टेंस का मान बढ़ता है तो आपका पहला क्वेश्चन ये है कि आपके वोल्टेज जो ड्रॉप होगा वो आपका कितना होगा। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा पहले में आपके इंडक्टेंस के कारण, और दूसरा कैपेसिटेंस में वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। एनर्जी स्टोर कौन करेगा, दोनों करेंगे या एक करेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट आपका क्या है कि यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन किसका पॉजिटिव है और किसका वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, निगेटिव है। ओके, और अगर हम पॉइंट की बात करें तो इफिशियंसी किसकी बढ़ रही है और किसकी इफिशियंसी घट रही है, अर्थात कैपेसिटेंस की या इंडक्टेंस की। आज के वीडियो में इतना ही दोस्त, ये सभी कमेंट बॉक्स में हमें देखूंगा, क्योंकि मैं वीडियो देखता हूं तो लास्ट तक आपको देखता हूं कि आप वीडियो को देख रहे हैं या नहीं, तभी चीज़ें क्लियर होती हैं, आप सीरियस हैं चीज़ों को लेकर के नहीं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद है, चीज़ों को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझाने की। धन्यवाद।